हेलो स्टूडेंट्स, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। करंट हमने टू टाइप्स का पहले पढ़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट था लिक्विड करंट। लिक्विड करंट मीन्स फ्लो ऑफ द लिक्विड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, whenever you apply the pressure on the liquid, then it flow from higher pressure towards the low pressure. Next था heat current which flow from the higher temperature towards the low temperature. दो करंट हमने पढ़े थे 11th क्लास में। अब है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। उसी टाइप का है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किस रेट से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। और चार्ज कैसे निकालते हैं हम? चार्जेस को हम कैलकुलेट करते हैं N इंटू ई सी। ठीक है, टोटल चार्ज किसी बॉडी पे क्या होता है? N इंटू ई। ई 1.6 × 10⁻⁹ और N नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सब जैसे इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सपोज क्वेश्चन में Q दे दिया। Q है ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। ये कूलाम इसका यूनिट हो गया। चार्ज गिवन है। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द करंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड करंट निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम? यहाँ पर इसका डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्योंकि किसी इंस्टेंट में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन से करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे इसको। 2 कॉमन आ गया, टी स्क्वायर का हो गया ट्वाइस टी का हो गया 1 और कांस्टेंट का हो गया 0। तो सॉल्व करके आया 4t - 1। क्लियर है इतना? अब इसमें टाइम पुट कर दो। t इक्वल टू 1 पे निकाला था हमें। i इक्वल टू आ गया 4 × 1 - 1। तो आंसर आया हमारा 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे से हम इस अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है ऑर्बिटल करंट। ऑर्बिटल करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में बहुत फास्ट स्पीड से नियर अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई स्पीड से रोटेशन होता है। तो ये जो रोटेशन होता है इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट करंट। ओके, और या ऑर्बिटल करंट भी बोल देते हैं। तो ऑर्बिटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है Q/T। अब Q क्या है यहाँ पर? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2E हो जाएगा। ओके, और टाइम कितना लगेगा एक रोटेशन में? अगर ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो T हो गया 2π/ω। ये भी हम लिख सकते हैं। और ओमेगा गिवन नहीं है, V गिवन है और R गिवन है तो टाइम हो जाएगा 2πr, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक साइकिल में 2πr डिस्टेंस होता है सर्कल में, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा EV/2πr। ये दो फॉर्मूला है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑर्बिटल करंट। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट हो गया कि करंट का फ्लो का हम डायरेक्शन क्या लें। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन जनरली हम लेते हैं फ्लो अलोंग द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेमीकंडक्टर का बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं एंड होल्स होता है पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ये होल्स। ओके, तो क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द करंट। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है करंट, तो इस डायरेक्शन में हो गया करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है तो ये हो गया करंट ड्यू टू होल्स। तो नेट करंट क्या होता है सेमीकंडक्टर में? IE + IH। तो सेमीकंडक्टर्स में नेट करंट होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। क्लियर है ये बात? सेमीकंडक्टर्स में। अब कंडक्टर्स में क्या होगा? कंडक्टर्स में ओनली इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री चार्जेस, वहां पर होल्स नहीं होते। ठीक है, तो वहां पर करंट जो होगा वो ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि मेटल्स को अगर हम कुछ बैटरी से कनेक्ट ना करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें तो क्या होगा? तो जब हम किसी मेटल को देखते हैं तो उसमें बहुत अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होते हैं और जिनका रैंडम मोशन होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम इसका स्पीड निकालना चाहें तो थर्मल स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मल स्पीड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √3 kT/m। इसको हम RMS वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K का वैल्यू अगर हम इसका वैल्यू रूम टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 300 केल्विन, तो अगर वैल्यू पुट करें 3 × K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है नियर अबाउट 10⁻⁻23 होगा। ओके, एंड टेम्परेचर हम ले लेते हैं 300 केल्विन। क्लियर है इतना?
नेक्स्ट फिर हो गया यहाँ पर मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये 3 इंटू 3 9 से 9 नियर अबाउट कैंसिल हो गया, 1 का रूट नियर अबाउट 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर पावर देखें तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई होके 21 और पावर हो गया इधर 10। तो 10 का रूट लेंगे तो नियर अबाउट 10⁵ आ जाएगा, 5 to 6 के आसपास आ गया आंसर। ठीक है, नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये कहलाता है थर्मल स्पीड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इसी स्पीड पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है और रैंडम होता है। ठीक है ना, तो रैंडम होने से क्या होता है, जो भी इनका वेलोसिटीज है, ये तो हमने क्या लिखा है अभी, स्पीड अगर डायरेक्शन में इंक्लूड करेंगे तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी का एवरेज निकाले तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होने के कारण उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा 0। क्लियर है। अगर क्वेश्चन बोलते हैं कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, तो क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। क्लियर है इतना, वेलोसिटी विल बी 0, एवरेज अगर देखेंगे वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं इधर। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इनिशियल वेलोसिटी अगर एक इलेक्ट्रॉन का है u1, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का है u2 वेक्टर, थर्ड का है u3 वेक्टर, तो इस टाइप से जितने भी इलेक्ट्रॉन उन सबका एवरेज कितना होगा 0। इस टाइप से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल में हो गया 0, इनिशियल मींस विदाउट अप्लाइंग द बैटरी। ठीक है, अब हमने बैटरी अप्लाई किया, सपोज हियर इज पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव, तो क्या होगा कि इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, तो प्लस से माइनस हाई टू लो पोटेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो थ्रू आउट द कंडक्टर होगा, कंप्लीट कंडक्टर में होगा। ठीक है, और साइज और शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट मेटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उन सब पर इधर फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने से क्या होगा, इनका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने से रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है ना, साथ में इनका कोलिजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब होता क्या है कि इनका ये जो मोशन मैंने लिया था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये जो मोशन है थोड़ा कर्व बन जाएगा। कैसा कर्व बनेगा, इधर सोचो, इधर लग रहा है ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये एक टाइप का पैराबोलिक बन जाएगा कर्व ऐसा। ठीक है, ये जो पाथ होंगे ये पाथ कैसे बन जाएंगे, आर्क शेप में बन जाएंगे। पहले स्ट्रेट लाइन थे, बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये आर्क शेप बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले इधर था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद थोड़ा इधर एक्सेलरेट हुआ, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा उसमें साथ में कोलिजन भी होगा। ठीक है, क्योंकि अदर इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, उनसे भी कोलिजन होगा और आयन से भी कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने की वजह से जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QE। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन होगा A=QE/m। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, एक्सेलरेशन होगा माइनस आई कैप। क्लियर है पॉइंट। चलो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन होने के बाद क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन में स्पीड में गेन होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, लेकिन कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने से क्या होगा, जो भी एक्सेलरेशन हुआ या गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी में वो लूज हो जाएगा। ठीक है, कोलिजन होके एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो अगेन इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेलरेट होगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप से जो कोलिजन होते हैं, मल्टीपल कोलिजन होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसमें बहुत ज्यादा गेन नहीं हो पाता, बहुत स्मॉल स्पीड से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। और वो जो एवरेज वेलोसिटी है ऑल इलेक्ट्रॉन्स का, मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उन सबका जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो वेलोसिटी कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, टी टाइम के बाद हमें वेलोसिटी निकालना है, तो V=U+AT फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं सबका एवरेज। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एवरेज सोचो क्या होगा, E और M तो ईच इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका चार्ज और मास कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बैटरी फिक्स है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स होगा, तो ये एक्सेलरेशन तो हो गया कांस्टेंट। एवरेज कांस्टेंट का एवरेज अगर लेंगे तो सेम ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन तो सेम हो गया। नेक्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या था, 0 था, आप बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था 0, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया -QE/m एंड
एवरेज टाइम। एवरेज टाइम जो है इसको मैं TAVG लिख देता हूं, एवरेज टाइम, इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VB। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना है। ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये एवरेज है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबका एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सबका एवरेज वेलोसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है। ठीक है, चलो ये वेक्टर लगा देते हैं इधर। ठीक है, और किधर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन? माइनस का मीन्स अपोजिट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। यहां पर T एक टर्म लिखा था, इसको बोलता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है ये कोई भी दो कोलिजन है उनके बीच में जो भी टाइम लग रहा है उन सब टाइम्स का एवरेज। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम। ये जो टाइम होता है नियर अबाउट 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास होता है, बहुत कम। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के कोलिजन होते हैं। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो फर्स्ट हो गया रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो ये T एवरेज जो है रिलैक्सेशन टाइम, ये लिख लेना कि जैसे कॉपर के लिए एक एग्जांपल लिख लेना। कॉपर के लिए अगर हम देखें तो ये नियर अबाउट होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। ठीक है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये डिफरेंट मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये कॉपर के लिए ये होता है नियर अबाउट 10⁻⁻14। तो यहाँ पर अगर हम गैप देखें, दो इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन हो रहा है इसके बीच में जो गैप है ये कहलाता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को हम लैम्बडा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो होता है वो नियर अबाउट होता है 10⁻⁻4 मीटर, मतलब नियर अबाउट 0.1 mm स्पीड होता है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो स्पीड क्या था? 10⁻5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब कोलिजन होने से स्पीड कितना कम हो गया? ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये जो है इसका वैल्यू देख लेना, नियरली लिख रहे हैं 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इतना स्लो स्पीड हो जाता है, मतलब 1 mm से भी कम, एक सेकंड में 1 mm से भी कम शिफ्टिंग होगा, इससे बहुत कम शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो 10⁻5 से कहां पहुंच गया? 10⁻⁻4 पे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो नियर अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा, नियर अबाउट वैल्यू मीन फ्री पाथ आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो नियर अबाउट 25 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है कॉपर के लिए। ठीक है, 1 लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ गया। क्लियर है इतना? तो ये नॉलेज का है जो हमें डायरेक्ट याद रखना है ये सब चीजें, कि ये होता है स्पीड थर्मल में, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल में 0 होता है, इसके बाद एक्सेलरेशन होता है QE/m एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होने के बाद ये आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स की होती है, नियर अबाउट 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होती है। ये होता है एवरेज टाइम, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है रिलैक्सेशन टाइम, और ये होता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये जो दो कोलिजन हो रहे हैं इनके बीच का जो पाथ है वो मीन फ्री पाथ। क्लियर है इतना भाई? अब देखो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पर कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होगा, हो गया सही, हो सकता है बाहर निकल जाए, और यहाँ पर जो कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन है वो इसी टाइम में अंदर एंटर कर जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, मतलब टोटल जो चार्ज है वो जो पहले था वही अब रहेगा। और टोटल चार्ज क्या होता है किसी भी मेटल पे या किसी भी बॉडी पे? हमेशा 0 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो टोटल इनिशियल चार्ज बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। और आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हुआ? 0 ही हुआ, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे सेम टाइम में। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। क्लियर? टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन 0, करंट इज सेटअप और नॉट। ये स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है, वो सोचते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो गया मेटल। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चार्ज का मतलब नंबर है, टोटल नंबर से। नंबर अगर सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोथ साइड से शिफ्ट होते हैं, एक कॉर्नर से नहीं होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि अगर हम एक बल्ब लें, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक स्विच है, ये स्विच हो गया, यहाँ पर हमने एक बल्ब लिया, ये बल्ब, ठीक है, इस बल्ब को हमने इस टाइप से कनेक्ट किया है। तो जैसे हम की को ऑन करते हैं तो की को ऑन करते ही बल्ब ऑन हो जाता है, बल्ब का ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है।
जबकि हमने बोला कि अभी जो वेलोसिटी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होता है 1 mm पर सेकंड से भी कम। मतलब कि जब की को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो 1 mm ही शिफ्ट होगा। तो अगर इतना डिस्टेंस पे जो सर्किट्स होते हैं उनमें बल्ब कितना जल्दी ऑन होता है, देखा होगा सबने, स्विच ऑन किया और उधर बल्ब ऑन हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट देन व्हाई बल्ब ग्लो सो फास्ट इवन द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द mm पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर की ऑन करते हैं तो कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर होगा, कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ पर जो बल्ब के कॉर्नर में जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का मोशन ईच पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वो अंदर एंटर करेंगे उसी से बल्ब ऑन हो जाता है। ये मत सोचना कि स्विच से जो करंट इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उससे बल्ब ऑन होगा। इलेक्ट्रॉन तो ऑल पॉइंट्स पे है ना, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसी से बल्ब ऑन हो जाता है, इसीलिए बल्ब इंस्टेंटेनियस ऑन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रीजन क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप थ्रू आउट द कंडक्टर, दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन नियर बाय द बल्ब शिफ्ट इनसाइड द बल्ब एंड द बल्ब ऑन इंस्टेंटली। ओके, तो ये 2 या 3 जो पॉइंट्स बताए हैं वो हमें अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी जिस किस्म से हमें जो रिजल्ट आया उसको हम लिख लेते हैं आगे का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी हमने जो रिजल्ट आया वो है हमारा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है -e/m इंटू एवरेज टाइम को टाउ भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 2 सिंबल है, टाउ या टी एवरेज भी लिख सकते हो। ये गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डायरेक्शन हमें पता है, सब पता है इसके बारे में। ठीक है, एक और यहाँ पर डेफिनेशन आता है कि अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं 1 कर दूं देन दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। व्हाट इज द मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टर्म है ये कहलाता है मोबिलिटी। ओके, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा मेटल में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर है इतना? चलो ये एक टर्म याद रखना। अब इसमें जैसे अगर हम वैल्यू पुट करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो ई से डिवाइड होने पर यहाँ पर म्यू इक्वल टू हो जाएगा -e/m इंटू टाउ। ठीक है, एवरेज टाइम। इससे क्या पता लगेगा हमें, इससे पता लगेगा कि अगर पार्टिकल हैवी है, मास ज्यादा है, तो उसका मोबिलिटी कम होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में तो हम मास देखेंगे तो सेम ही होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल होता है और होल्स हैवी होता है। तो होल्स हैवी होने से उनका मोबिलिटी कम होता है। सेमीकंडक्टर्स में याद रखना दैट मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, रेंडमनेस बढ़ेगा। रेंडमनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी स्मॉल होगा, मतलब 2 कोलिजन बीच में जो टाइम लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये डिक्रीज होने से म्यू भी डिक्रीज होगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन म्यू डिक्रीज। म्यू भी डिक्रीज होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीज। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट याद रखना है हमें। ठीक है, क्लियर हो गया मोबिलिटी टर्म। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, इन सब का रिलेशन। ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, ये कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये है सपोज स्मॉल n। ठीक है, अब नंबर कैसे निकालेंगे हम, नंबर को निकालने के बहुत मेथड होता है। मोल से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि इतना मोल है तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। अगर क्वेश्चन में मास दे दिया तो निकाल लोगे, मोल आता है सबको, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। ठीक है, और एवरेज नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉल एन को बोलते हैं हम चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इतना एक मेटल है, इसमें स्मॉल एन हो गया इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये अगर मेटल है इसको हम कट कर दें, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए एंड लेंथ ऑफ द मेटल है स्मॉल एल। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ये हो गया स्विच। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, सपोज 20 वोल्ट का बैटरी है, स्विच को हमने ऑन किया, स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
ये हो गया इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ई और वी का रिलेशन, वी कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी अपॉन एल। चलो क्लियर है इतना सबको। अब हमें देखना है कि यहाँ पर करंट कितना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस डायरेक्शन में। तो हमें करंट निकालना है, ठीक है। करंट निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, क्योंकि करंट में क्या आएगा, चार्ज अपॉन टाइम आएगा। चार्ज तो निकाल लेंगे, एन पता है, ई एन ई हो गया चार्ज, टाइम और निकालना है। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेट हो रहा है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्या है तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस अगर देखें तो कितना ट्रेवल करना है, एल, ठीक है ना। तो एल इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सम निकाल सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, ठीक है ना। तो टाइम आया, इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा करंट, करंट होता है आई इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। टोटल चार्ज क्या होगा, एन इंटू टी, और टाइम कितना लगेगा, टाइम हमने अभी लिखा है एल अपॉन वी डी, एल अपॉन एल तो हो गया इसका लेंथ डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो करंट आ जाएगा एन ई वी डी अपॉन एल, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट है कि ये जो टर्म था, इस टर्म को हमने लिखा था एन, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम में था। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, देखो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो टर्म आई क्या है, ये करंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड किया था ना। तो हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, तो वॉल्यूम लिखो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ हो गया कैंसिल आउट। तो करंट का ये फॉर्मूला आ गया डिराइव होकर, इसको हमें याद रखना है, एन ई एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्लियर है ये फॉर्मूला, एन ई ए इंटू वी डी, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वी डी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसमें अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो ये जो टर्म है ये क्या रहता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, ओके। करंट पर यूनिट एरिया अगर हम देखें तो ये हो गया एन ई वी डी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना। करंट डेंसिटी शो करता है फ्लो को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको शो करने का ये वेक्टर करंट डेंसिटी, टोटल करंट पर यूनिट एरिया, ओके। अब देखो अगर एक ऐसा मेटल है, इस टाइप का कंडक्टर है जो यूनिफॉर्म नहीं है, इसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे तो डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा, आई इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। इसके बाद देख लो, अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, ठीक है, ये हमने यूनिफॉर्म था, अब नॉन यूनिफॉर्म लिया है सर, इस टाइप का नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एरिया जहां पर स्मॉल होगा वहां पर करंट का फ्लो फास्ट होगा। देखो अगर याद हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन था लिक्विड में, क्या था कंटिन्यूटी इक्वेशन, कि अगर हम पाइप को, एरिया को स्मॉल कर देंगे, मतलब कंप्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो फास्ट फ्लो होता है, लिक्विड का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ए अगर कम है तो स्पीड ज्यादा होगा, उसी टाइप से समझ लो इसको, है ना। एरिया अगर स्मॉल होगा तो यहां से करंट का फ्लो फास्ट होगा, तो फिर सेम क्या चीज होगा, करंट। इस पॉइंट पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से सेम टाइम में बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो करंट एट पॉइंट 1 इक्वल टू करंट एट पॉइंट 2, तो करंट का तो ये रिलेशन होगा, करंट सेम रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जे पे क्या इफेक्ट होगा, तो एरिया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है तो जे अलग अलग होगा, ठीक है ना। जहां पर एरिया स्मॉल है वहां पर जे हाई होगा, तो 2 पॉइंट पर जे ज्यादा होगा, जे एट 2 पॉइंट इज ग्रेटर देन जे एट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गया जे सबको। और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ सकता है, क्योंकि नंबर सेम है, ई भी सेम है, चार्ज तो चेंज होगा नहीं, 1.6 × 10⁻19, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर एरिया स्मॉल है वहां तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे मान लो कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, ठीक है, तो अब 100 ही बाहर निकलने चाहिए, तो 100 बाहर कैसे निकलेंगे, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है ना निकलने के लिए, तो हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेम रिलेशन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 पॉइंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 पॉइंट, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर वेरिएबल होगा, क्लियर है इसे। तो ये हमें ये याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए वैल्यूज, ठीक है।
चलो अब इसमें हम अपना जो डेरिवेशन है उसका जाते हैं अगेन। यहाँ पर हमने जे निकाल लिया था, ठीक है, करंट कैलकुलेट हो गया था। अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, आई इक्वल टू एन ई एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला था। ई मैग्नीट्यूड देख रहा हूं ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वी अपॉन एल इंटू टाउ, टाउ हो गया ये एवरेज होगा, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हैं हम, करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन लिख सकते हैं इधर, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा टर्म है वो भी लिख देंगे साथ में। तो आई इक्वल टू हो गया एन, ठीक है, ई इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एरिया ए। फिर यहां पर नीचे टर्म हो गया मास एम, लेंथ एल, और एक और टर्म आ गया टी, टी एवरेज, ठीक है। ये जो टर्म है इसको हटा के हम लिख देते हैं इधर वी। तो आई और ये जो वी का रिलेशन है, इसमें ये जो टर्म बचा हुआ है इसको हम रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। इस टर्म को, ये जो टर्म है ये शो करता है कंडक्टिविटी को, इसका अपोजिट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस टर्म को लिख देता हूँ, ये जो टर्म है इसका इनवर्स होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स तो क्या होता है वी इक्वल टू आई आर, मीन्स आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये एक्चुअली 1 अपॉन आर है, तो फिर आर क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस सिस्टम पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, मास ई एन। तो ये तो जनरली चेंज होते नहीं, एक तो एन चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट मेटल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए। तो मेटल के नेचर पर डिपेंड किया इसका मतलब ना। ये जो टर्म बचा इस सबको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। तो आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, ठीक है। इसमें रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, जो रिमेनिंग टर्म उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर का देखो क्या रिलेशन था, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है तो ये टाइम कम हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इट मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज, ये रिलेशन भी याद रखना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सिमिलर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों में सेम रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें याद रखते चलना है। रेजिस्टिविटी के बाद नेक्स्ट एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रो, इसको इन्वर्ट कर दोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगा, ओके। रेजिस्टेंस में एल हो गया लेंथ, जिस लेंथ को ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो हो गया वहां पर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आ गया, समझ गया, सबको समझ में आ गया। और ये ओम्स लॉ होता है, ये स्केलर फॉर्म है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर जे आया था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना इधर, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसी का ओम्स लॉ का, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये लिख लो सब लोग, वी इक्वल टू आई आर होता है स्केलर फॉर्म, और ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये क्या शो करता है कि करंट वेक्टर, करंट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता नहीं है, ठीक है ना। चलो कर लो इसको पूरा। तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है ना, ओम्स लॉ था वी इक्वल टू आई आर, और ये रेजिस्टेंस था वहां पर, ठीक है, रो था रेजिस्टिविटी। अब इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बनता है, तो एक तो फर्स्ट बनता है रेजिस्टिविटी पे बेस्ड। रेजिस्टिविटी सपोज इनिशियल 0 डिग्री टेम्परेचर पे गिवन अगर है, देन टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ओके। टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा मेटल्स के लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव होता है, मेटल्स में अल्फा पॉजिटिव होता है, ओके। तो फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव, so when temperature increase resistivity increase then resistance also increase, okay. so for metals resistance increase with the temperature। तो अगर लेंथ और एरिया सेम है तो हम रेजिस्टेंस के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट रहता है यहाँ पर रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कैलकुलेट करना, या इसका ग्राफ वगैरह भी हम बना सकते हैं। जैसे अगर हमें ग्राफ बनाना हो, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या है, लीनियर रिलेशन।
तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। y इक्वल टू ये हो गया c प्लस एम एक्स, वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट हमें यहाँ पे रखना होता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये ओम्स लॉ में अगर हम देखें तो स्लोप था। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, d इक्वल टू आई आर था, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और मटेरियल पे, नॉट ऑन द वी एंड आई, वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। ये था ओम्स लॉ। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए, y एक्सिस पे हम ले लेते हैं सपोज करंट, और x एक्सिस पे लेते हैं हम वोल्टेज। तो ये y और ये हो गया x, ये y हो गया, ये x हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन आर इंटू वी, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन बट द स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, I और V का अगर ग्राफ होगा तो 1 अपॉन tan थीटा करके निकाल सकते हैं। तो जिस मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके लिए एंगल कम होगा, जिस रेजिस्टेंस का यहाँ पर वैल्यू देखो, दोनों का रिलेशन। किसी मेटेरियल के लिए अगर सपोज हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सोचो एक मेटल उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पर एंगल स्मॉल हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये दो ग्राफ है, एक ग्राफ T1 टेम्परेचर पर और सेकंड ग्राफ है T2 टेम्परेचर पर, क्वेश्चन बोला है कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस एंगल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, tan थीटा बड़ा कब होगा, जब रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, और रेजिस्टेंस स्मॉल कब होगा, जब टेम्परेचर स्मॉल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये एंगल है स्मॉल, T2 के लिए एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई है मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है, तो रिलेशन क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ पे अगर क्वेश्चन आए तो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ओम्स लॉ में एक लिमिटेशन होती है कि अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज करें, ठीक है, तो कोलिजन्स का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो कोलिजन है उसके कंपेयर में कोलिजन ज्यादा हो जाता है, तो कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, सपोज मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ आई और वी का, कोलिजन इंक्रीज हुए, कोलिजन इंक्रीज होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब करंट डिक्रीज होगा। तो ये जो ग्राफ है ये अपना जो पाथ है उस पाथ से थोड़ा चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, इसका जो स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, वो टर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ग्राफ जो इस स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक ग्राफ। तो ओमिक ग्राफ कब तक रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा। अगर हाई वैल्यू ऑफ करंट या टेम्परेचर हो जाए, करंट ज्यादा होने पे भी यही होगा, अगर हाई करंट होगा तो भी सेम इफेक्ट होगा। ओके, तो लो करंट या लो टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे तो ओम्स लॉ को ओबे करेगा। ओके, इसी टाइप के और भी कई डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको बोलता है नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम अगर सेमीकंडक्टर का बात करें तो इसमें इस टाइप का नॉन ओमिक ग्राफ होता है। ठीक है, वी और आई के बीच में ये ग्राफ होता है। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस, अगर हम इस पॉइंट पे देखें tan थीटा, रेजिस्टेंस इक्वल टू tan थीटा था, तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा देखेंगे तो tan थीटा होगा स्मॉल, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे tan थीटा तो वो होगा लार्ज। इसका मतलब यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, एंगल इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ये स्लोप हो गया, एंगल इंक्रीज हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गया बात, तो इनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, जिनमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, नॉन ओमिक डिवाइस होता है। ओके, नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर। देखो रेजिस्टेंस जो हमने देखा है अभी, उसमें एल का मीनिंग क्या था और ए का मीनिंग क्या था, उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं, क्यूब लेते हैं या क्यूबॉइड लेते हैं। ओके, ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का साइड है स्मॉल ए, स्मॉल बी और सी, ये साइड है स्मॉल सी। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल पी क्यू, ये है पी क्यू टर्मिनल, पी क्यू। तो अब देखो इसका मीन्स ये होगा कि पी क्यू टर्मिनल पे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट इधर से एंटर करेगा, वहां से बाहर जाएगा, तो करंट का फ्लो किधर हुआ, इस डायरेक्शन में। कितना लेंथ ट्रेवल करेगा करंट, करंट ट्रेवल करेगा ए लेंथ, तो स्मॉल एल के प्लेस पे आ जाएगा ए। ओके, और कितना क्रॉस सेक्शन एरिया से जाएगा, देखो क्यूब पे जो क्रॉस सेक्शन है ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको क्रॉस करेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, बी इंटू सी।
तो पी क्यू पार्ट के लिए अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हो जाएगा और पी क्यू पार्ट रो ए अपॉन बी सी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। पी और क्यू टर्मिनल के अक्रॉस ये हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर मैं इधर टर्मिनल लूंगा तो क्या होगा, लेंथ हो जाएगा सी और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, पुट कर देंगे उधर, ओके। नेक्स्ट में लेता हूं सिलेंडर के लिए, ठीक है। ये हो गया, इसमें सिलेंडर बोल देते हैं, हमें एक बार समझने के लिए एग्जांपल को। ये एक सिलेंड्रिकल वायर हो गया, सिलेंड्रिकल वायर में मटेरियल फिलअप किया हुआ है, मटेरियल का रेसिस्टिविटी है रो, ये दो टर्मिनल हो गए, ये लेंथ है एल और यहाँ पर रेडियस है, क्रॉस सेक्शन रेडियस है स्मॉल आर या कैपिटल आर लेते हैं, ओके। तो जब पी और क्यू के बीच में बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, इधर करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा रो, लेंथ कितना ट्रेवल करेगा करंट एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, देखो सर्कुलर होगा ना, सिलेंडर में सर्किल होता है इधर, ठीक है, ये डिस्क शेप होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब वो एरिया जहां से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पाई आर स्क्वायर एरिया से क्रॉस करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, होलो कर दूं बीच से, हमने यहां से इसे कनेक्ट किया और बीच वाला पार्ट है वो है होलो, सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर, ठीक है। ये पार्ट मटेरियल फिलअप है, यहाँ पर रो रेसिस्टिविटी का है, लेंथ है एल, इनर रेडियस है सपोज R1 और आउटर रेडियस है सपोज R2, ठीक है। कैलकुलेट करना रेजिस्टेंस, तो क्या होगा यहाँ पर, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर एयर में से जाएगा नहीं, मेटल से जाएगा, तो कितना एरिया वो क्रॉस करेगा उसका रेजिस्टेंस लिखते हैं हम, रो एल अपॉन एरिया कितना क्रॉस करेगा, ये एरिया से नहीं जाएगा, तो टोटल हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस कंडीशन में ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन में इस टाइप के कंडक्टर्स आ जाए जिनमें जो शेप है वो वेरी हो रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं हो, तो हम फिर स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके। यहाँ पर मटेरियल फिलअप कर दिया हमने, इसका इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2, रो रेसिस्टिविटी का मेटल फिलअप किया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पर ए और बी टर्मिनल पे बैटरी कनेक्ट करें तो करंट फ्लो होगा इधर से, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू टर्मिनल, पी और क्यू, पी अंदर है ये वाला, ये जो पार्ट है इसका पी टर्मिनल हो गया, और ये बाहर वाला जो पार्ट है कंप्लीट इसका टर्मिनल हो गया क्यू, इन दोनों के अक्रॉस निकालना है। तो क्या होगा, जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो कैसा होगा, देखो इस टाइप से होगा ना, तो हम बोल सकते हैं होलो स्फेरिकल शेप को ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, होलो स्फेयर अंदर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक ऐसा होलो स्फेयर जब इमेजिंग करूंगा और उससे के थ्रू सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कंप्लीट पार्ट का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो ये होलो स्फेयर लिया मैंने, होलो स्फेयर, इस होलो स्फेयर का एक थिकनेस लेता हूं, सपोज ये जो थिकनेस है ये है dr, और होलो स्फेयर का रेडियस लेते हैं सपोज अपन स्मॉल r, ठीक है। तो अभी जो होलो स्फेयर है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो कितना लेंथ ट्रेवल करेंगे, थिकनेस dr, और कितना क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रेवल करेंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, स्फेयर है ना, स्फेयर में सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर रेजिस्टेंस का हम ये इस टाइप से फॉर्मूला लिखें, इस स्मॉल एलिमेंट का रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन एरिया 4 पाई r स्क्वायर। इसी को हमें बस इंटीग्रेट कर देना, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा पी और क्यू के बीच में, और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा स्मॉल r इक्वल टू R1 से R2 तक, स्मॉल r इक्वल टू R1 टू R2, ये इसका लिमिट हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं कैलकुलेट, रेजिस्टेंस हो जाएगा रो 4 पाई आउटसाइड 1 अपॉन R स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे, न्यूमेटर में चाहो तो R2 और -2 लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -1 अपॉन R, लिमिट पुट कर देंगे 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल अगर कंडक्टर है तो उसके लिए इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे, स्मॉल एलिमेंट को यूज में लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, दो स्टेप है, यहां से स्टार्ट यहां पर फिनिश, बस ये एलिमेंट कैसे एज्यूम करना है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और हिंट दे देता हूं
अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि जिसमें सिलेंडर का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन सिलेंडर का, तो कैसे करना है हमें, यहाँ पर एक सिलेंडर है और ये दूसरा है, वो दूसरा है, इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन में सिलेंडर दे दिया, इधर मेटल फिलअप कर दिया, ठीक है, और हमें निकालना है इनर पॉइंट P और आउटर पॉइंट Q के बीच में रेजिस्टेंस। मतलब इस टाइप से करंट का फ्लो होगा, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में करंट इधर फ्लो होगा, यहां से स्टार्ट होगा, करंट इधर एंटर करेगा, यहां से बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट लेना है, सिलेंड्रिकल स्मॉल एलिमेंट लोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, सिमिलरिटी तो ये है कि थिकनेस सेम रहेगा, ठीक है ना, बस सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर L लेंथ हो तो सरफेस एरिया होता है 2πr, यहां पर आ जाएगा 2πr इंटू एल। तो इसमें आउटसाइड जो टर्म आएगा वो क्या होगा, कॉमन जो टर्म होगा वो हो जाएगा रो अपॉन 2πl, और 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r, लिमिट वगैरह पुट कर देंगे तो log में आंसर आएगा, log r2/r1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये लिखना आंसर किसके लिए, सिलेंड्रिकल मेटल कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट शेप के कंडक्टर्स के लिए हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। एक मैं और बता रहा हूं, उसको डायरेक्ट नोट डाउन कर दो फॉर्मूले को। इस टाइप का कंडक्टर है, इस कंडक्टर को लेंथ है सपोज L, इसका ये जो रेडियस है A और ये रेडियस है सपोज B, ओके। यहां पर हमने मेटल फिलअप किया हुआ है, क्लियर है इतना। इसका रेजिस्टेंस लिख दो, आंसर रो L अपॉन पाई AB, ये भी डिराइव करके आता है, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट होने से पूछ लेना, मैं समझा दूंगा कैसे आएगा। स्मॉल एलिमेंट लेके डिराइव करना, डिस्क इमेजिंग करके उससे डिराइव करना होता है, ठीक है। देखो अभी आंसर रेजिस्टेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, हो गया। चलो अब अपन इस पर आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो रेजिस्टेंस का बेसिक तो यह है कि एरर का क्वेश्चन बन सकता है, अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो रेजिस्टेंस में हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, रेजिस्टिविटी में अगर स्मॉल चेंज है डेल्टा रो अपॉन रो, जो कि बहुत कम पूछा जाता है। लेंथ में अगर चेंज है तो डेल्टा एल अपॉन एल, और एरिया जनरली सर्किल का होने से मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होने से हम पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उससे हम इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज होगा, क्लियर है। अगर इसमें वैल्यू है लेस देन 10%, 9%, 9%, 8%, 1%, 2%, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे 10% पहुंचेगा तब हम एरर मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, तब हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है ना। 10% या उससे ज्यादा होने पर कैसे करेंगे हम, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू 100, इस मेथड से हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल चेंज के लिए होता है एरर मेथड, ओके। चलो ये सब नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एक वायर को कंप्रेस या एक्सटेंड करें तो क्या सेम होगा। तो अगर एक वायर है उसको कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम सेम होता है, ये याद रखना, A इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर हम उसका एक्सटेंड करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, उसका एरिया कम हो जाएगा, कंप्रेस करेंगे तो वो मोटा होगा लेकिन उसका लेंथ कम हो जाएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा। या हम बोल सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू 1/L, लेंथ इंक्रीज करोगे तो एरिया कम हो जाएगा। जैसे कि च्युइंगम होता है ना, एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थिकनेस कम हो जाता है उसका, उसी टाइप से, ठीक है, क्लियर है रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आया रेजिस्टेंस का जिसमें लेंथ के बारे में क्वेश्चन हो, ठीक है, एक ही हो गया तो लेंथ दे देगा या एरिया के बारे में देगा। जैसे मान लो बोला लेंथ को हमने कर दिया 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस बताओ, तो लेंथ 2 टाइम्स होगा तो एरिया हो जाएगा 1/2 टाइम्स, दोनों को पुट कर देंगे। तो हम अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो अगर हम देखें एरिया को रिमूव कर दूं मैं, तो यहां से रिलेशन आएगा R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अगर कभी भी लेंथ का क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एरिया के बारे में हमें सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर कभी क्वेश्चन हो ओनली एरिया का तो हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी भी एक को हम वॉल्यूम बना के हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेंथ पे बेस्ड और एरिया पे बेस्ड। ये दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो।
अगर लेंथ का क्वेश्चन हो कि अगर लेंथ को डबल करें तो बताओ क्या होगा, तो डबल का स्क्वायर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली एरिया के लिए आ सकता है, ठीक है ना। कर लो इसको नोट डाउन।